आसमान पे बादल उमड़ कर आ रहे थे। दोपहर में ही शाम का समा पैदा हो गया था। असफंद घर के लॉन में अपने छोटे भाई हारिस के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बादल उमड़ते देखकर असफंद खुशी से चहका, आहा, लगता है आज फिर बारिश होने वाली है। अगर आज बारिश हो जाए तो शाम को फिर ट्यूशन से छुट्टी हो जाएगी। खूब मजा आएगा। छुट्टी की बात सुनकर हारिस ने दुआ की सूरत हाथ उठाए, अल्लाह जी, बारिश भेज दो। लॉन में क्यारी साफ करते माली अलीम बाबा बेसाख्ता बोले। अल्लाह ना करे। असफंद और हारिस दोनों चौंक कर अलीम बाबा की तरफ देखने लगे। क्यों अलीम बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, इस मौसम में बारिश का होना ठीक नहीं। ये फसलों की कटाई का मौसम है और पिछले कुछ अरसे से मुसलसल बारिश की वजह से खड़ी फसलें खराब हो रही हैं। वैसे भी इन मूसलाधार बारिशों की वजह से नशीबी इलाकों में सैलाब आने के भी इम्कानात हैं। लेकिन अलीम बाबा, बारिश का सैलाब से क्या ताल्लुक है? मुसलसल और मूसलाधार बारिशों की वजह से जमीन पानी को इतना जज्ब नहीं कर पाती और ये पानी दरियाओं की सतह बुलंद कर देता है, जिससे सैलाब आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अलीम बाबा ने समझाया। बाबा, क्या आपने कोई सैलाब अपनी आंखों से देखा है? असफंद का सवाल सुनकर अलीम बाबा के चेहरे पे यकदम जैसे कोई साया सा लहराया और वो किसी गहरी सोच में खो गए। कोई जवाब न पाकर असफंद ने उनका कंधा हिलाया। बताएं ना अलीम बाबा। वो किसी ख्याल से जागे और सर्द आह भर के बोले, हाँ बेटा, मैंने इस नागहानी आफत का सामना किया हुआ है और वो सैलाब मेरे लिए एक तकलीफ दे याद है। अलीम बाबा, आप हमें वो वाकया जरूर सुनाइए। असफंद और हारिस दोनों ने इसरार किया। अभी तुम लोग खेलो, मैं जरा क्यारी की सफाई कर लूं, फिर सुनाऊंगा। नहीं बाबा, हम यहीं का इंतजार करेंगे। आप काम मुकम्मल करें और फिर हमें इस सैलाब का वाकया सुनाएं। असफंद और हारिस के मुसलसल इसरार पे अलीम बाबा ने इस बात में सर हिलाया। अलीम बाबा ने बोलना शुरू किया तो दोनों मुतवज्जे होकर सुनने लगे। उस वक्त मेरी उम्र 8 बरस थी। मैं अपने माँ बाप के साथ दरियाए सिंध के करीब एक पसमानदा से देहात में रहता था। वालिद साहिब किसान थे और चावल और दूसरे अजनास की फसलें उगाया करते थे। हमने घर में मुर्गियां भी पाल रखी थीं। मुझे जानवरों से लगाव था, इसलिए मैंने एक बकरी पाली हुई थी। मेरी वालिदा एक सादा देहाती खातून थी। हमारा गांव आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा न था। मुश्किल से 30-40 घराने आबाद थे और सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। हमारे हमसाये में एक चचा करीम रहते थे। चचा और चची की कोई औलाद न थी, इसलिए वो मुझसे बहुत प्यार करते और अपने बच्चों की कमी मेरे लाड उठाकर पूरी करते। हमारा गांव दरिया के करीब होने की वजह से अक्सर सैलाब का शिकार रहता और फिर कुछ अरसे बाद दोबारा आबाद होता। मैंने अपने बड़ों से सैलाब की बातें तो सुनी थी, अलबत्ता अपनी आंखों से ना देखा था, तो मुझे इसकी तबाहकारी का कुछ अंदाजा भी न था। उस साल अब्बा के चावल की फसल बहुत अच्छी हुई थी। कटाई के दिन करीब थे और इस बार मैं भी अब्बा की मदद करवाने के लिए पुरजोश था। उन्हीं दिनों में मौसम अचानक बदलना शुरू हो गया। रोजाना आसमान पे बादल छाते और गांव वालों की खौफजदा नजरें आसमान की तरफ उठ जाती। किसी दिन बारिश होती और किसी दिन गांव वालों की दुआ कबूल हो जाती। मुल्क के दूसरे सूबों में भी बारिशों की खबरें वक्तन फवक्तन सुनने को मिलती रहती। गांव में मुनादी कर दी गई कि अगर पंजाब और दूसरे पहाड़ी इलाकों से बारिशें मुसलसल जारी रही
तो दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होती जाएगी, जिससे सैलाब आने का भी इम्कान है। इसलिए सब लोग तैयार रहें और जरूरी सामान बांध लें, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरी नकल मकानी की जा सके। उस दौर में ना तो राब्ते के तेज जराए मौजूद थे कि किसी नागहानी आफत की सूरत में हुकूमती इदारों को इसकी फौरी खबर मिलती, और ना ही इमदादी तंजीमों के बरवक्त पहुंचने के वसाइल थे। इसलिए गांव खौफ की इस सूरत हाल में अपनी मदद आप के तहत सद्देबाब के लिए कुछ हद तक तैयार था। इसके बावजूद लोग अपनी फसलों के लिए बहुत परेशान थे और अभी भी उस उम्मीद पे थे कि बारिशों का सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन कुदरत को जाने क्या मंजूर था कि बारिशें तेज से तेज तर होती गईं और दरिया में पानी की सतह बुलंद होती गई। गांव वालों ने भुजे दिल के साथ ये फैसला किया कि सैलाब से पहले अपनी फसलों और घरों को छोड़कर जरूरी सामान लिए गांव से नकल मकानी कर जाएं। एक दिन मुकर्रर किया गया और लोगों ने अपने अपने मवेशी और जरूरी सामान की गठरियां बांध ली कि कल गांव से निकल चलेंगे। जिस दिन हमें गांव छोड़कर जाना था, उस रात घर में सब उदास थे। अब्बा बारिशों की वजह से अभी तक फसल न काट सके थे और उनकी साल भर की मेहनत जाया जा रही थी। अम्मा सहन में लगे तंदूर, मिट्टी के चूल्हे और कच्ची दीवारों को हसरत से देखती कि जाने फिर यहाँ आना नसीब हो न हो। मैं भी परेशान था। अम्मा ने कहा था कि हम मुर्गियां साथ नहीं ले जा सकते, उन्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। अलबत्ता मेरी बकरी जरूर मैंने साथ ले जाने के लिए अम्मा अब्बा को राजी कर लिया था। शायद उस रात गांव के हर मकान में बिस्तर खाली पड़े थे, कोई भी सो नहीं सका था। रात के आखिरी पहर एकदम शोर बुलंद हुआ। अब्बा हड़बड़ा कर चारपाई से खड़े हो गए। अम्मा का चेहरा भी एकदम खौफ से जर्द पड़ गया। मैं अभी सूरत हाल समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अब्बा के मुंह से जैसे अल्फाज टूट टूट कर निकले, लो आ गया सैलाब। गली में मौलवी इमाम दीन साहिब की आवाज गूंजी, सब लोग घरों से निकल आए, दरिया का करीबी बंद टूट गया है, सैलाब आ रहा है, पानी गांव में बस दाखिल होने ही वाला है, सामान छोड़ दें, बस जल्दी से निकल आए, फौरी तौर पे गांव खाली करना पड़ेगा। गांव के सभी घरों से लोग खौफो हिरास के मारे भागकर बाहर आने लगे। दूर पानी के रेले का शोर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता जा रहा था। मर्दों ने औरतों और बच्चों को बैलगाड़ियों और दूसरे जानवरों की सवारियों पे बिठाया और उन्हें गांव की पिछली समत ले जाने लगे। छोटे छोटे बच्चे खौफ के मारे चीख रहे थे और माओ से चिपके हुए थे। पानी गांव में दाखिल हो चुका था। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी, गोया बहुत से शेर मिलकर दहाड़ रहे हों। मैं अब्बा के साथ चिपका खड़ा था। चचा करीम अपना खच्चर लाए और मुझे इस पे बिठाया ताकि फौरी तौर पर गांव से बाहर महफूज जगह पहुंचे। अम्मा और चच्ची भी सामान छोड़कर तेज तेज चलने लगी। पानी गांव में दाखिल हो चुका था। सब घुटनों घुटनों पानी में चल रहे थे। हम गांव से करीबन बाहर आ चुके थे कि मुझे याद आया मेरी बकरी घर के सहन में ही बंधी है। ये ख्याल आते ही मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया कि मुझे वापस जाकर उसे लाना है। अम्मा अब्बा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन जाने मेरे जी में इस वक्त क्या समाया था कि मैंने खच्चर से छलांग लगाई और वापस दौड़ने की कोशिश की। चचा करीम ने भागकर मुझे पकड़ा और बोले, तुम्हारी बकरी मैं ले आता हूँ, तुम अब्बा के साथ चले जाओ। सबने उन्हें इस बेवकूफी से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में ऐसे जज्बाती थे कि वापस घर की तरफ दौड़े। चची और अम्मा पुकारती रह गईं, मगर चचा हमें जाने का इशारा करके खुद वापस गांव की तरफ मुड़ गए। हम लोग गांव से बाहर एक ऊंचे टीले पर आ गए थे, जहां तयशुदा मंसूबे के मुताबिक
सब गांव वालों को जमा होना था। काफी देर गुजर गई मगर करीम चचा वापस न आए। सबकी जानें टंगी हुई थीं। अम्मा मुसलसल मुझे कोस रही थीं। चची की आंखों से आंसू जारी थे और अब्बा भी बेहद फिक्रमंद थे। गांव के 2 जवानों ने रजाकाराना तौर पर वापस जाकर चचा को ढूंढ लाने की जिम्मेदारी ली। कुछ लोगों ने कहा भी कि एक फर्द को ढूंढने के लिए मजीद 2 लोग खतरा ना मोल लें, लेकिन उन्होंने कहा हम चचा करीम को ढूंढ लाएंगे। ये वो दौर था जब देहातों के सभी लोग एक खानदान की तरह हुआ करते थे और सबको एक दूसरे का यूं एहसास था जैसे सगे रिश्तों का। थोड़ी देर बाद वो दोनों जवान चचा करीम को अपने साथ खच्चर पे बिठाए वापस आते दिखाई दिए। उनके पास मेरी बकरी भी थी जो सैलाब के खौफ से सहमी हल्की आवाज में मिनमिना रही थी। चचा करीम भी निढाल से थे मगर उनकी आंखों में चमक थी। टीले के करीब पहुंचकर उन्होंने बकरी मुझे पकड़ाई तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तब मुझे पहली बार अपनी खतरनाक जिद का एहसास हुआ और मैं चचा के साथ लिपट गया। गांव वालों की मंसूबाबंदी और एक दूसरे की मदद से सब लोगों की जानें बच गई थीं। अलबत्ता घर, मालो असबाब और फसलों को सैलाब ने तबाह कर दिया था। हम सब कई महीनों तक गांव से दूर ऊंचे मकाम पर झोंपड़ियां आबाद करके रहे। बाद में बाकी लोगों ने तो वापस जाकर गांव आबाद कर लिया, लेकिन मैं अम्मा अब्बा के साथ पंजाब आ गया। ये मेरी जिंदगी का वो खौफनाक वाकया था जो एक तरफ अगरचे मेरे रोंगटे खड़े कर देता, लेकिन दूसरी तरफ मुझे गांव के लोगों की खिदमत खल्क के जज्बे और चचा करीम की बेलौस मोहब्बत की याद दिलाता है। अलीम बाबा ने अपना किस्सा मुकम्मल किया तो उनके साथ साथ असफंद और हारिस की आंखों में भी आंसू तैर रहे थे।